नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। नए महीने की शुरुआत यानी कि आपके मई 2023 के महीने की शुरुआत के साथ एक और नया वीडियो स्टार्ट करा जा रहा है। इस वीडियो में एक और नए नोटिफिकेशन एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से एक और नए नोटिफिकेशन के ऊपर जो कि 347 यानी कि 347 वैकेंसी पर एक और नए जॉब के अपडेट के साथ इस वीडियो की शुरुआत होगी। जैसा कि आपको बता दूं, एनसीईआरटी ने एक नए नोटिफिकेशन को जारी करते हुए एक और नए नोटिफिकेशन में जॉब निकाले हैं। ये पोस्ट इसमें जो है, अगर आप इस जॉब की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे पोस्ट होंगे। देखिए, एक हमारे पास नोटिस है जिसके जो कि नोटिफिकेशन के अंदर कुछ पॉइंट में चेंजेस को लेकर है। साथ ही आपको एक नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे कि आपको बता दूं, इस पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 40 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ये जॉब किसके लिए रहेगी। सबसे पहले आपने नाम से ही सुन के समझ आ गया होगा आपको कि जो एनसीईआरटी है यानी कि ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी जो होता है उसी के जो पब्लिकेशंस होते हैं, उनकी किताबें भी होती हैं, जिसको आपके पहली से 12वीं तक या फिर कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज में भी बहुत सारे किताबें होते हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं जो एनसीईआरटी की तरफ से पढ़ाए जाते हैं। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस बार एनसीईआरटी ने आपके 347 पर जो नए नोटिफिकेशन के साथ वैकेंसी निकाले हैं वो किस पोस्ट पर रहेंगे, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एज लिमिट और बाकी सारी चीज़ें, आपके फाइनल जॉब मिलने तक का सारा प्रोसेस डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। हालांकि आपको बता दूं, फॉर्म फिलअप की डेट भी आ चुकी है आपकी, कब से कब तक आपको फॉर्म भरने हैं और सारा कुछ आप जैसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। आपको ये रिक्रूटमेंट के जो पोर्टल है इसी पर आके आपको जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालना होगा, वेरीफाइड कोड डालना पड़ेगा। अगर आपने पहले से एनसीईआरटी के वेबसाइट पर कहीं ना कहीं लॉगिन करके अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन अगर जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जैसे कि जो कैंडिडेट या फिर एप्लीकेंट कह लीजिए, या फिर वो लोग जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी के वेबसाइट पे आज तक कभी लॉगिन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं करा, तो उनको सबसे पहले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होंगे, वहाँ से आप जाके आसानी से रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने एनसीईआरटी के वेबसाइट पे। फाइनली आपने फॉर्म को फिर उसके बाद ही भर पाएंगे। फर्स्ट प्रोसेस देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्रोसेस जो है किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब कि पहले आप वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद ही आपको जो है बोला आप फॉर्म भर पाते हैं किसी भी जॉब का। तो ये एक जो है प्रोसेस रहता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपल एक मोबाइल नंबर, आपका वैलिड मोबाइल नंबर जो कि रनिंग में हो, आप आजकल में चला रहे हो, और साथ ही ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से आप फाइनली रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भर पाते हैं। तो हम सबसे पहले नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये नोटिफिकेशन है, आप अगर इसमें देखें तो एनसीईआरटी जो है इनवाइट कर रहा है फॉर्म भरने के लिए उन वैकेंसी पर जो कि नॉन एकेडमिक पोजीशंस पर रहेंगी, एज स्पेसिफाइड बिलो अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लेकर दी जाएगी। फॉर इट्स हेड क्वार्टर जो कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी कि एनआईसी एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो कि आपका सीआईईटी एट न्यू दिल्ली में है। पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट भोपाल। द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एट, जो कि आपका रीजनल इंस्टीट्यूट है आपका एनसीईआरटी एजुकेशन का, वो अजमेर, भोपाल और आपका भुवनेश्वर, मैसूरू और शिलोंग एंड द रीजनल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एट अहमदाबाद, बेंगलुरु और गुवाहाटी और कोलकाता में आपके जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें तो इन जगहों के लिए ही आपको लिया जा रहा है, मतलब कि आपको इन्हीं जगहों के लिए ये वैकेंसी भराए जा रहे हैं। आप अगर एप्लीकेबल हो, आप सोचें कि मैं वहाँ जा सकता हूँ जॉब करने, तो आप इसको भरें। आपको अपनी सारी एलिजिबिलिटी देखते हुए इस चीज़ को भरना है। अब देखिए, पहली टेबल में आपको ये बताया गया है कि कौन से, मतलब कि जैसे कि
पोस्ट का नाम पता है और उस पोस्ट पर क्या सीपीसी रहेगा। सीपीसी होता है आपका जो कि एक गवर्नमेंट डिसाइडेड पे स्केल होते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करता है उस चीज़ को, गवर्नमेंट वाली जो है सैलरी रहती है उसको पे स्केल सीपीसी बोला जाता है। तो ये आपका 7th सीपीसी के बेस पर रखा गया है। 7th सीपीसी, सीपीसी 7th है लेकिन लेवल 12 है, किसी में 11 है, तो लेवल अलग अलग होने से हमारी सैलरी डिसाइड करती है। और 7th सीपीसी एक रूल होगा, एक आर्टिकल होगा जिसके तहत ये चीज़ें डिज़ाइन करी गई हैं आपके सैलरी से रिलेटेड। अब आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे तो सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपको लेवल 12th की जो है पे स्केल रहेगा ऑफ 7th, जो कि 7th सीपीसी का है। सारे 7th सीपीसी के रहेंगे। और आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 15,600 से लेके 39,100 तक यहाँ पर रहेगा। जीपी होता है ग्रोस पे, ये आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो कि 7,600 रुपीज़ मिलता है एक्स्ट्रा, आपके सैलरी के ऊपर रहता है। ये सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर के लिए रहेगा। इसमें आपका देखेंगे तो मैक्सिमम एज 40 है। अगर आप 40 एज से कम वाले कैंडिडेट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको बता देता हूँ, टोटल एक ही है, मतलब एक ही कैंडिडेट को इस पोस्ट के लिए लिया जाएगा। हालांकि फॉर्म ज़्यादा भर सकते हैं लोग, अपना पेपर दे के निकाल सकते हैं, जिसको मिलेगी वही एक ही कैंडिडेट को इस पोस्ट में जॉब मिलेगी। सेम इसी तरीके से प्रोडक्शन ऑफिसर, इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सैलरी सेम है। हालांकि ग्रोस पे जो है, जो आपको जीपी एक्स्ट्रा मिलता है, ग्रेड पे भी जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पर 6,600 रुपीज़ एक्स्ट्रा होगा उसके ऊपर, सैलरी के ऊपर। इसमें आपकी 40 एज मैक्सिमम रखी गई है और एक ही पोस्ट, एक ही इंसान को लिया जाएगा, एक ही कैंडिडेट को इस पोस्ट के लिए जॉब मिलेगी। साथ ही इसी में एडिटर के लिए देखेंगे तो एडिटर में एक उर्दू, एक इंग्लिश और 2 हिंदी, जैसे एडिट करना होता है कुछ भी तो एडिटर को एक इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, 2 हिंदी और 1 उर्दू के लिए लिया जाएगा। आप यहाँ पे इनकी भी सैलरी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा रहेगा। बिजनेस मैनेजर भी है यहाँ पे, फिल्म डायरेक्टर है, देखिए बिजनेस मैनेजर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, सीनियर इंजीनियर, ये सारे पोस्ट रहेंगे। आप देखेंगे तो आप सोच रहे होंगे यार ये तो फिल्म की बात हो रही है, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ये सब। आपको मेनली ये याद रखना है कि आपको अगर इसके हिसाब से एलिजिबिलिटी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल अगर पोस्ट की बात करूँ तो आप देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पर पोस्ट लगभग बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कितने अलग अलग पोस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि हर एक पोस्ट पे एक एक दो दो जने को लिया जा रहा है तो हमारा फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेनली आपको बताऊं यहाँ पर क्या है कि लेकिन अगर आप देखेंगे एक पोस्ट पर एक एक दो दो जने को, कहीं कहीं 4-5 जने को लिया जा रहा है, लेकिन टोटल अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो टोटल इसके अंदर पोस्ट बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं आपको अभी स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ नीचे करते हुए। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि लैब असिस्टेंट, अब देखिए लैब असिस्टेंट में आप देखेंगे यहाँ पे तो 34 टोटल वैकेंसी रहेंगे लैब असिस्टेंट की। उसमें भी आपको क्या बोला गया है कि 5,200 से लेकर 20,200 रुपीज़ मिलेंगे, प्लस जीपी यानी ग्रेड पे जो मिलेगा वो 2,400 रुपीज़ का मिलेगा। इसमें देखिए यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है वो लैब असिस्टेंट, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है फिजिक्स के लैब असिस्टेंट की 7 लोगों के लिए जगह है, मतलब कि 7 लोग ऐसे लिए जाएंगे लैब असिस्टेंट में जो कि फिजिक्स सब्जेक्ट के होंगे। सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री के लिए 4 होंगे, बायोलॉजी के लिए 2 होंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है साथ में, अगर आपको मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाऊं तो यहाँ पे SC ST OBC EWS के हिसाब से भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे SC के लिए देखिए आर, जो कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, RI, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आप अजमेर में एक है, यहाँ पे भोपाल में एक है। ये देखिए जगह के हिसाब से भी पहले बता दिया गया किस ऑफिस में, किस ऑफिस के अंदर या किस बिल्डिंग के अंदर आपको कितने लोगों को चाहिए वहाँ पे, वो भी आपको यहाँ बता दिया गया है। सेम स्टोर कीपर भी आप देख सकते हैं, फिल्म असिस्टेंट है, और बहुत सारे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। टोटल यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पर टोटल 215 टोटल ये वैकेंसी रहेंगे। और ग्रैंड टोटल अगर करें हम सारे लेवल के जितने आपको पीछे बताए वो वाले और सारे इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल अगर देखेंगे तो सिर्फ 65 पोस्ट हैं टोटल, अलग अलग पोस्ट हैं। हर पोस्ट पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल मिलेंगे तो 347 टोटल वैकेंसी रहेंगे सारे कैटेगरी को मिला के। अब यहाँ पर
एक तो आपका एनसीईआरटी हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर लिया जा रहा है, एक आपका नई दिल्ली के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में ले रहे हैं, साथ में अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर के जो रीजनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर लिया जा रहा है जो कि एनसीईआरटी के ही हैं। तो आप देखेंगे तो इस तरीके से इतनी जगहों पर लिया जा रहा है। अब एलिजिबिलिटी हम कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी किस किस तरीके से देखी जाती है, पहली एज होती है, दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, तीसरा कास्ट होता है और चौथा सिटीजनशिप होता है कि आप कहाँ के हैं। तो आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो सुपर सुपरिंटेंडेंट टेंडर की जो हमने पोस्ट देखी थी इंजीनियर में, आपने ऊपर सबसे पहली जो पोस्ट देखी थी उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें एम टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर किसी रिलेवेंट एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ITC ICT विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम टेक अगर आपने पास्ड है इस सब्जेक्ट के अंदर, नहीं तो आपका बीटेक पास्ड भी चल जाएगा, उसमें भी आपको बोला गया है 12 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं बीटेक वालों की 2 ईयर जो एमटेक वाली उनकी छूट गई है, उन्होंने एमटेक नहीं करा है तो वो एक्सपीरियंस के साथ 2 साल एक्स्ट्रा वहाँ लगा दी गई है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है। सेम यहाँ पे दूसरा आपका बोला गया है, एक तो एसेंशियल होता है मतलब कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, और डिज़ायरेबल जैसे कि एक्सपीरियंस ऑफ लीडिंग टर्म इन डिज़ाइन एस्टेब्लिशमेंट और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, और भी बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा है कि इंटरव्यू होगा, यहाँ पे इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा और फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। सेम प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे लिखा है बैचलर डिग्री प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि रिकोगनाइज्ड हो। रिकोगनाइज्ड मतलब होता है वो एक लीगल यूनिवर्सिटी हो जिसकी डिग्री और जो भी वहाँ की पढ़ाई है वो मान्य होती है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़। साथ में आप देखेंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू लिखा है। एडिटर की पोस्ट के लिए भी लिखा हुआ है क्या कौन सी जो है आपका पास होना चाहिए क्या चीज़। आप देखिए आपको सिंपल करना क्या है, आपको जिस भी पोस्ट में इंटरेस्ट हो आपको यहाँ पे पोस्ट देखनी है, उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखनी है। यहाँ पर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और डिज़ायरेबल भी देख लेना है जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग आना चाहिए, टेक्निक ऑफ ऑनलाइन एडिटिंग कैसे करते हैं वो आना चाहिए। एक डिज़ायरेबल होता है कि एसेंशियल, एसेंशियल मतलब कंपलसरी इतना तो आना ही चाहिए क्योंकि वो एक सर्टिफिकेट वाले प्रूफ होते हैं, पेपर्स वाले प्रूफ होते हैं। आप देखेंगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे भी लिखा हुआ है कैसे लिया जाएगा। बिजनेस मैनेजर के लिए भी लिखा हुआ है यहाँ पे एसेंशियल और डिज़ायरेबल दोनों लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से ही आपको चेक करना है एक एक पोस्ट के बारे में कि किसके लिए क्या है। अब देखिए कुछ कुछ में क्या लिखा है, रिटर्न स्किल टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद इंटरव्यू ले लिया जाएगा। किसी पोस्ट के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू लेके ले लिया जाएगा, बस आप अपने क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, इंटरव्यू देंगे और फाइनली वो पोस्ट मिल जाएगी। तो कुछ पोस्ट ऐसे है जिसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू दे के मिल जाएगी। कुछ कुछ पोस्ट ऐसे जिसमें स्किल टेस्ट भी लिया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी किसी में रिटर्न टेस्ट। अब देखिए हमने स्किल टेस्ट देखा, अब किसी अब आप देखेंगे जैसे स्टोर ऑफिसर के लिए रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। सेम असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे रिटर्न टेस्ट ले रहे हैं। तो आपको इस तरीके से देखना है आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको ये चेक कर लेना है कि उसका पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा कि कैसे सिलेक्शन हो रहा है फाइनली। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे तो ग्राफर जो कि ग्रेड 1 का है, उसमें आप देखेंगे तो स्किल टेस्ट होगा सिर्फ, मतलब आपकी जो भी स्किल है फोटोग्राफरी की वो सिर्फ वो चेक करी जाएंगी। ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई आपका इंटरव्यू यहाँ पे नहीं लिखा है तो फाइनली फोटोग्राफर का क्या ही इंटरव्यू लेंगे, फाइनली आपका स्किल टेस्ट जो है आपका वो देख लेंगे, आपको उस चीज़ की नॉलेज कितनी है उस वो स्किल्स देखी जाती हैं, और कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होंगे तो वो हम आगे चेक करेंगे। अब रिटर्न टेस्ट का तो लिखा है, अब रिटर्न टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, अगर यहाँ पे लिखा है रिटर्न टेस्ट का, अगर आप देखिए नोटिफिकेशन के अंदर ही आगे चल के रिटर्न टेस्ट के बारे में भी होगा कि उसमें कैसे होने वाला है। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन कहीं कहीं रिटर्न टेस्ट भी है। तो इस तरीके से टोटल हमने बात करी थी 65 पोस्ट की, तो यहाँ पर आपको सबका बता दिया है। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और यहाँ पे आपका देखिए जहाँ भी आप कहीं ना कहीं SC ST देख रहे हैं उसका मतलब एस्केड्यूल कास्ट, एस्केड्यूल ट्राइब, OBC, ये सब कास्ट होती है, जात होती हैं, कैटेगरी होती हैं। मतलब कि आप समझ लीजिए आप किस समुदाय से हैं, किस कम्युनिटी से हैं, वो जो है इस SC ST OBC और इन सब से डिसाइड होता है। ये आपको पता होगा आपका कौन सा होगा, तो उस हिसाब से आपको समझना है।
NCERT लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ये आपका NCERT मतलब नेशनल काउंसिल, और ये जो पूरा है फुल फॉर्म इसकी बात हो रही है, तो ये बात आपको समझनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द NCERT। अब देखिए जो सिलेक्ट होंगे कैंडिडेट उनको कोई सा भी पोस्ट मिल सकता है, मतलब कोई सी भी ऑफिस मिल सकती है, शायद ये है इसका मतलब। और NCERT हेडक्वार्टर है आपका नई दिल्ली में, और बाकी सारे ये जो लिखे हुए हैं ये ऊपर भी थे, रीजनल ऑफिस और बाकी सारा कुछ, और यहाँ पर भी लिखा है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन अप्लाई की। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, आप देखेंगे अगर तो 29 यानी कि 29 अप्रैल से लेके सुबह से ये चालू हो चुका है फॉर्म भरना, और 19 मई तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। आप 19 मई तक इन फॉर्म्स को भर सकते हैं आसानी से, रात के 12 बजे से पहले पहले। और रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा उसकी डेट जो है वो बाद में बताई जाएगी, टू बी नोटिफाइड थ्रू द NCERT। NCERT आपको बता देगा, NCERT ही अपने वेबसाइट पर ये चीज़ बताने वाला है। अब रिजर्वेशन की आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ कैटेगरी में रिजर्वेशन है, इट विल बी एप्लीकेबल एज पर सेंट्रल लिस्ट। अब एक बात समझिए, आप अगर किसी जो कि रिजर्वेशन कैटेगरी वाला आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपके पास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अथॉराइज यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू हुआ हुआ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फाइनली वो मान्य हो जाएगा, और उसके साथ जो भी आपको छूट मिलेंगे, रिजर्वेशन मिलेंगे, रिलैक्सेशन होंगे, तो वो मिल जाएंगे। ये यहाँ पे लिखा है कुछ जैसे कि आपको पता है, एक स्टेट गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होता है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अब हम आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक जो क्रूशियल डेट, अब देखिए आपको पहले एक और शॉर्ट नोटिस आया था, आपको पता होगा 22 अप्रैल को एक NCERT ने एक शॉर्ट नोटिस भी जारी किया था इसी के बारे में, इसी जॉब से रिलेटेड। तो उसमें वैकेंसी के नंबर तो सारा कुछ आपको बताया था, आपने अगर देखा होगा न्यूज़पेपर में भी आपको ये चीज़ देखने को मिली होगी। देखिए यहाँ पे भी एक्स सर्विसमैन्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। रिजर्वेशन आप देखेंगे तो PWBD कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिजर्वेशंस हैं, हाँ वो लिखे हुए हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर उस चीज़ को भी चेक कर लेंगे। अब एज की बात है तो एज की बात आपको बता देता हूँ यहाँ पे। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज जो है वो आपकी 22 अप्रैल 2023 की डेट को जो भी होगी वो देखी जाएगी। सपोज मानिए आप 22 अप्रैल को जिस भी उम्र के हो रहे होंगे या उससे पहले हो चुके होंगे, तो वो आपकी फाइनल एज होगी, वो यहाँ पे देखी जाने वाली है। आप अगर देखेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ कहाँ आया था, आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो 22 अप्रैल को आया था एक और एडवर्टाइजमेंट, शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट था, आपने देखा होगा। वो हिंदुस्तान टाइम्स में, दैनिक जागरण में और बहुत सारे रीजनल लीडिंग न्यूज़पेपर्स में भी ये चीज़ थी, तो आप वहाँ इस चीज़ को चेक कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पर जैसी होगी वही मान्य मान्य होगी, उसी को देखकर डिसाइड किया जाएगा आपकी जो एक्चुअल एज रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, अब आप अगर देखेंगे आगे तो यहाँ पर अपर एज में SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर का, OBC NCL वालों को 3 ईयर का, ये सब रिलैक्सेशन है आपकी अपर एज के अंदर। जो आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है उसके ऊपर इतना रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। अब एग्जामिनेशन फ़ीस की आपको बात बताऊँ अगर, तो यहाँ पर आप देखेंगे विल मेक पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस थ्रू ऑनलाइन मोड में आप पेमेंट करेंगे इस फॉर्म की। और अनरिजर्व कैटेगरी OBC और EWS, OBC में दोनों इंक्लूड है यहाँ पे, NCL और CL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर, यानी कि जिनकी तनख्वाह पूरे फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम है पूरे साल की, वो लोग यहाँ पे इंक्लूड होंगे। उन वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे साथ OBC में, और उससे ऊपर वाले भी आ जाएंगे जो कि CL में होते हैं, क्रीमी लेयर में। फॉर लेवल की अगर देखें तो 10 से 12 लेवल वालों को 1500 रुपीज़ पे करने हैं। आपने ऊपर देखा होगा लेवल मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आपने ऊपर देखा होगा जहाँ पर पोस्ट लिखा था वहाँ पर लिखा हुआ था लेवल 10, लेवल कुछ, और PB मतलब था आपका पे कितना, पे बेस्ड कितना होगा, पेएबल बेस्ड, तो वो आपने ऊपर देखा होगा। पेएबल बेस्ड मतलब कितने आपको पैसे मिलेंगे वो अलग था, और लेवल आपके अलग थे पोस्ट के। तो लेवल के हिसाब से आपने देखा होगा जहाँ 10 to 12 लिखा था उस पोस्ट के लिए 1500 रुपीज़ पे होंगे, 6 से 7 लेवल वाले के लिए 1200 पे होंगे, 2 से 5 लेवल वालों के लिए
फॉर ईच पोस्ट। देखिए हर पोस्ट के लिए, ऐसा नहीं है आप एक ही बार फीस पे करके हर पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। आपको ऐसा करना होगा, हर पोस्ट के लिए अलग अलग फीस पे करनी होगी और आप फाइनली फॉर्म भर पाएंगे। मतलब एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट पे फॉर्म भर पाएगा, लेकिन उसको अलग अलग फीस पे करनी है हर पोस्ट के लिए। मतलब कि एक साथ एक ही फीस पर सारे पोस्ट के लिए नहीं भरा जा रहा है, ये बात याद रखनी है। फीस रिफंड नहीं होगी। मोड ऑफ पेमेंट अगर आपको बताऊं, ऑनलाइन पेमेंट में बहुत सारे मोड होते हैं, उससे आप पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे लिखे भी हुए हैं और हम डिस्कस भी करते हैं इस चीज़ को कई बार कि पेमेंट कैसे होगी। अब यहाँ कुछ एक्शंस है कैंडिडेट के खिलाफ। अगर वो कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज करता है, ऐसी राइज करता है कि कैंडिडेट प्रॉब्लम अराइज कर रहा है कि पेपर के पूरे प्रोसेस के अंदर, जो कि एग्ज़ाम का प्रोसेस होगा या फिर पूरा सिलेक्शन प्रोसेस का, इंटरव्यू प्रोसेस, या किसी भी कंडीशन में जॉब मिलने तक, तो वहाँ पे कुछ एक्शंस होते हैं जो कैंडिडेट के खिलाफ लिए जाते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट के हिसाब से लिए जाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होता जो कि खुद से ले रहा हो, यहाँ पे एक्शन गवर्नमेंट के हिसाब से होते हैं। अब डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है कि फॉर्म भरा कैसे जाएगा। एनसीईआरटी के वेबसाइट से भर सकते हैं, नहीं तो आपको एक रिक्रूटमेंट वाला जो पोर्टल दिखाया है वहाँ से भी आप भर सकेंगे। लिंक होगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके इस फॉर्म को भर सकेंगे। अब फाइनली यहाँ पे लिखा है फॉर्म आपको फिल करने से पहले फॉर्म को पूरा एडवर्टाइजमेंट, सारा कुछ नोटिफिकेशन अच्छे से देखना है। अब देखेंगे आप कहीं ना कहीं फॉर्म के अंदर स्टार, ये आप जो स्टार देख रहे हैं ये ब्रैकेट के अंदर, ये स्टार आपको फॉर्म के अंदर कहीं ना कहीं रेड कलर में दिखेगा। जो कि आपके किसी भी, जैसे आपका नाम होगा कैंडिडेट नेम, फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कहीं ना कहीं एड्रेस, ये सब पूछा जा रहा होगा, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको स्टार दिखेगा। उसका मतलब ये होगा ये चीज़ें ज़रूर भरनी है। जहाँ स्टार नहीं होगा वो चीज़ खाली छोड़ी जा सकती है। नो ऑफलाइन एप्लीकेशन वुड बी एंटरटेन इन एनी केस। मतलब कि यहाँ कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना है, सारा कुछ ऑनलाइन ही प्रोसेस होगा। वेबसाइट पर आएगा कैंडिडेट और अपना आराम से फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे कुछ जो है आपके फॉर्म के जो फॉर्मेट है, आप अगर देखेंगे, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के अंदर एक तो एनसीएल होता है जिनके लिए रिजर्वेशन कहीं ना कहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर भी है, तो आप उसके लिए इस वाले फॉर्म को भरेंगे। ये एक फॉर्म है जिसमें ऐसा कुछ फॉर्मेट होगा जहाँ पर आपको सन या फिर डॉटर यानी कि बेटा या फिर बेटी, किसके बेटा या बेटी है वो यहाँ पे आ जाएगा नाम, विलेज किस गांव में किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वो सब आ जाएगा, स्टेट का नाम आएगा। ये सारा कुछ फिल करके ये लगाना पड़ेगा ओबीसी वाले कैंडिडेट को। सील ऑफ ऑफिस, ऑफिस की सील जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पे स्टैंप या फिर साइन जैसा कुछ होना चाहिए। तो फाइनली ये फॉर्मेट रहेगा ओबीसी वाले कैंडिडेट्स का। आप सेम अगर इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा कैंडिडेट के द्वारा कि वो कम्युनिटी सर्टिफिकेट के साथ लगा सकता है, समुदाय सर्टिफिकेट के साथ लगा सकता है, कोई डिक्लेरेशन वो अपनी तरफ से देना चाह रहा है तो वो चीज़ है रिजर्वेशन से रिलेटेड, कि उसके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन वो उस कैटेगरी में आता है तो डिक्लेरेशन फॉर्म भर के जमा कर सकता है फॉर्म के अंदर ही। ऐसा कहीं कोई जाना नहीं है, सिंपल ऑनलाइन ये चीज़ जमा होगी। हालांकि आपको इन फॉर्म्स के प्रिंट लेने होंगे, फिल करना होगा, सारे कुछ स्टैम्प सिग्नेचर सब कुछ करके फिर फाइनली अपलोड होगा। सेम इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग सर्टिफिकेट, ये एड्रेस प्रूफ के फॉर्म है शायद ये एड्रेस प्रूफ के फॉर्म है। अब इस तरीके से है कुछ, तो आपको देख लेना है आपके हिसाब से जो भी होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट देखा, हालांकि आपने देखा ही नहीं कि वो ओबीसी वाला था और आपने उसे फिल कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। ये डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट है, इसमें फोटोग्राफ आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा अपना, यहाँ पर पूरे में फोटोग्राफ लगाएगा कैंडिडेट, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, डेट। अब देखिए डिसेबिलिटी कैंडिडेट का भी सर्टिफिकेट होता है, प्रूफ होता है उसके पास, वो उसको यहाँ पे लगाना पड़ता है। डिसेबिलिटी देखिए यहाँ पे लिखी हुई है कौन कौन सी डिसेबिलिटी यहाँ पे आपकी एक्सेप्ट होंगे। आप देखेंगे तो लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी है, मस्कुलर है, और यहाँ पे बहुत सारे हैं। आप देखेंगे सेबरल फल्सी है, और यहाँ पे लो विजन है। अब मेरे को एक्चुअल में पता नहीं है कौन कौन से डिसेबिलिटी होते हैं, बट आप देखेंगे तो लो विजन कुछ कुछ हमें समझ आ जाता है, कम दिखना यानी लो विजन हो जाता है। ब्लाइंडनेस यानी कि बिल्कुल नहीं दिखना होता है।
हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब कि सुनने में दिक्कत होना, तो ये सारे कुछ होते हैं, सारे डिसेबिलिटीज़ होते हैं। तो वो किस किस के लिए एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। हर डिसेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं होती है, कुछ होती हैं जो यहाँ पर लिस्ट में लिखे हुए हैं। अब साथ में आप देखेंगे तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यूजिंग स्क्राइब। अब जो कैंडिडेट डिसेबल कैंडिडेट स्क्राइब को यूज़ करेंगे एग्जाम के दौरान, तो उनको ये फॉर्म भरना है। फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST कैंडिडेट के कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म ये होगा। आप देख लीजिए, SC ST का अलग सर्टिफिकेट है फॉर्म का फॉर्मेट, और OBC का अलग था। तो आप सेम फॉर्म मत यूज़ करना, अलग यूज़ करना आप अपने कैटेगरी के हिसाब से। अब देखिए ये डिस्क्लमरेशन, यानी कि ये एक मतलब कि एक अलग से डिक्लेयर करना, कुछ अलग से कुछ पॉइंट बताना। ये आपको अलग से मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी यहाँ पर, इसके अंदर भी सेम यही बात हुई थी, वो इसके अंदर भी दिया हुआ है इस वाले नोटिफिकेशन में भी। यानी कि ये बोला जा रहा है कुछ चेंज था। नोटिस नोटेड अगेंस्ट द वैकेंसी नोटिस, आपने देखा होगा आपका 22 अप्रैल को एक नोटिस आया था, शॉर्ट नोटिस, इसी वैकेंसी से रिलेटेड। तो उसमें कुछ आपके लिए कुछ पॉइंट थे, जैसे कि अगर आपने हिंदी वर्जन वाले न्यूज़पेपर में देखा होगा तो कॉलम नंबर 1 में आपने एक जगह देखा होगा लेवल 9 से 12, तो यहाँ पर उसको लेवल 10 से 12 देखना है। मतलब कहीं ना कहीं आपको हिंदी वर्जन में कॉलम 1 अगर आप देखेंगे न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट देखा था आपने, तो वहाँ पे 9 to 12 था, तो उसकी जगह आपको 10 to 12 रखना है लेवल। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने आपको अभी बताया जैसे कि फॉर्म की फ़ीस लेवल के हिसाब से अलग है, ये लेवल पोस्ट के आगे ही लिखे हुए थे, तो इस वजह से आपको याद रखना है, इसीलिए चेंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ीस उसी हिसाब से है लेवल के हिसाब से। इंग्लिश वर्जन में भी आप देखेंगे तो एक जगह लिखा हुआ है लेवल 6 से 8, कॉलम नंबर तो दूसरे कॉलम में लिखा है, तो उसकी जगह वो होगा 6 से 7, वो ये होगा 6 to 7, ये लेवल रहेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, बाकी सारा कंटेंट जो रहेगा वैकेंसीज के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, जो कि आपने देखा भी हुआ है पहले न्यूज़पेपर में, और नहीं देखा है तो आप देख भी सकते हैं, अभी भी आपको दिख जाएगा, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस एडवर्टाइजमेंट का, उसको भी आप अच्छे से देख सकेंगे। तो उसकी जगह आपको ये पॉइंट, उसकी जगह ये लेवल 6 से 7 और लेवल 10 से 12, ये उसको याद रखना है, उसकी जगह ये होगा। अब मेन डाउट ये है, एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है या नहीं। तो एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म के लिए पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है अगर उसकी एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है, क्वालिफिकेशन वाइज, एज वाइज और बाकी कंडीशन से, तो वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, हर पोस्ट की फ़ीस अलग है, यानी कि सेम एक ही बार की फ़ीस में सारे पोस्ट इंक्लूड नहीं है। तो यही था पूरा नोटिफिकेशन, हमने डिस्कस कर लिया है आपके साथ। आप अगर जाएंगे तो NCERT के वेबसाइट से भी आराम से इस फॉर्म को भर सकेंगे। 19 मई तक फॉर्म भर सकेंगे। हालांकि अभी आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, वहाँ से आप समझ सकेंगे कोई भी जो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो बस यही था आपके साथ इस वीडियो के अंदर, और मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।